भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। क्या दिया हुआ टॉपिक? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी वस्तु, स्थान या चिन्ह को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद के पास होता है। तो किसी वस्तु को या स्थान या चिन्ह को राष्ट्रीय महत्व को दर्जा देने का अधिकार संसद के पास होता है। पहला हम लोग का है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग है। रंग पूछा गया है, कुल कितने रंग? 4 रंग। अगर भारतीय ध्वज है, अगर दिमाग में आपका छप रहा है, तो उसमें सबसे ऊपर का पट्टी कैसा? केसरिया। और बीच का सफेद, और नीचे का ग्रीन, हरा। अब बीच में होता है अशोक चक्र, और ये होता है कितना तिल्ली? 24 तिल्ली। और 24 तिल्ली में रंग किसका? ब्लू कलर का। तो बताइए, एक हो गया आपका केसरिया, दूसरा हो गया सफेद, तीसरा हो गया हरा, और एक हो गया ब्लू। कितना कलर? 4 रंग है। ठीक है, इसमें 3 रंगों की पट्टियां। हाँ, पूछा जाएगा कितने रंगों की पट्टियां? तो 3 रंगों के, लेकिन उसमें कुल कितना रंग? 4 रंग। 4 रंग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है केसरिया रंग सबसे ऊपर, जो साहस और शौर्य का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और शौर्य का। साहस और शौर्य का। तो सबसे ऊपर का पट्टी का, ऊपर का पट्टी किस रंग का होता है? केसरिया का। और उसका प्रतीक क्या है? साहस और शौर्य का। शौर्य का प्रतीक है। बीच में कौन सा रंग है? सफेद रंग है। बीच में कौन सा रंग है? सफेद रंग है, जो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और नीचे हरा रंग है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली और खुशहाली का। तो हरा रंग किसका प्रतीक है? खुशहाली और हरियाली का। फिर से बोलिए, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और शौर्य का। केसरिया साहस और शौर्य का। और सफेद शांति का। और हरा रंग खुशहाली और हरियाली का। तिरंगा में कुल कितना रंग? 4 रंग। कुल कितने पट्टियां? 3 पट्टी कितने रंग का? 3 रंग का। और जो बीच में अशोक चक्र होता है, उसमें कितना तिल्ली? 24 तिल्ली। देखिए इसमें आगे, तिरंगे के रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। तो ध्यान रखना है, तिरंगे का डिजाइन या रूपरेखा किसे तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। ध्यान देगा। राष्ट्रध्वज का रूपरेखा, तिरंगे का रूपरेखा या इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। तिरंगे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। तिरंगे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें कितना तिलियां है? 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। लंबाई और चौड़ाई, ये अनुपात कितने का है? 3:2 को। कभी कभी एग्जाम में पहले देता चौड़ाई, उसके बाद लंबाई। तो चौड़ाई पहले देगा तो चौड़ाई 2 हो जाएगा और लंबाई 3 हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 लाई गई थी। राष्ट्रीय ध्वज संहिता ये लागू कब किया गया था? 2002 में। इस अनुसार से राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी दिन फहराया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। तो हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अपनाया गया है। ठीक है। ये अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को अपनाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। कब अपनाए हैं? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाए हैं? 22 जुलाई 1947। ठीक है। इस स्तंभ में ऊपर 4 शेर है। कितना शेर है? 4 शेर या 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। तो अशोक स्तंभ में ऊपर में कितने शेर है? 4 शेर। नीचे, उसके नीचे में आदर्श वाक्य सतमें जयते लिखा हुआ है। तो ये जो अशोक स्तंभ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है? अशोक स्तंभ सतमें जयते।
जो मुनको उपनिषद से लिया गया है। ये सतमें जयते कहाँ से लिया गया है? मुनको उपनिषद से। जैसे पुराण की संख्या कितना होता है? 18। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब होता है ना, उसमें पुराणों की संख्या कितना है? 18। एक उपनिषद आता है, उपनिषद होता है, और उपनिषद संख्या कितना होता है? 108। और 108 में से एक है मुनको उपनिषद, उसे क्या लिया गया है? सतमेव जयते। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुनको उपनिषद से। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ। और इस स्तंभ में ऊपर में कितना शेर है? 4 शेर। नीचे आदर्श वाक्य में क्या लिखा हुआ है? सतमेव जयते। किस कहाँ से लिया गया है? मुनको उपनिषद से। आगे आते हैं राष्ट्रीय गीत। क्या ये? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये जो वंदे मातरम जो गीत लिया गया है वह किस उपन्यास से? आनंद मठ। आनंद मठ क्या चीज है? उपन्यास है। यही से उपन्यास से लिया हुआ है वंदे मातरम। ये आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जब आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वंदे मातरम का भी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या उसी किताब से लिया गया ना? आज चलते हैं। पहली बार यह गीत, कौन गीत? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? 1896 में। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया है। तो वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब घोषित किया गया है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। आप लोग बताना है राष्ट्रीय चिन्ह को कब घोषित किया है? राष्ट्रीय चिन्ह को कब घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। ध्यान देगा। 3 हुआ। आगे आते हैं चौथा, राष्ट्रीय गान। क्या है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर या ठाकुर। यह गीत पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। तो बताइए जनगण मन पहली बार कब गाया था? 1911। और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया था? 1896। राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896। और राष्ट्रीय गान पहली बार 1911। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो राष्ट्रगान लिखा रहेगा चाहे राष्ट्रीय गीत लिखा रहेगा। राष्ट्रगान चाहे राष्ट्रीय गीत, दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे गाने का तय समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। एक लय के साथ गाया जाता है और इसका समय होता है 52 सेकेंड। तब तो बताइए पीछे का सवाल, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक है। बताना है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगीत तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। ठीक है। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय दिवस कौन दिवस है? राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस 3 है। राष्ट्रीय दिवस कितना है? 3 है। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और तीसरा है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है। तो राष्ट्रीय दिवस कितना है? तो 3 है। पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और तीसरा है गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को मनाते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती को मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में।
किस दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय नदी। कौन नदी है? राष्ट्रीय नदी। नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय नदी किसे कहा गया है? गंगा नदी को। राष्ट्रीय गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2008 में। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा नदी है, और इसको घोषित किया गया 2008 में। ठीक है, नवंबर 2008 में। आगे है राष्ट्रीय पेड़। क्या है? राष्ट्रीय पेड़। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, और इसके वैज्ञानिक का नाम है, बरगद के पेड़ के वैज्ञानिक का नाम फाइकस बेंगालेंसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम? बरगद का। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद, और इसका वैज्ञानिक का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु। आगे राष्ट्रीय विरासत पशु किसको माना गया है? हाथी को। तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। इसको अपनाया गया 2010 में। तो राष्ट्रीय विरासत पशु को कब अपनाया गया? 2010 में। तो राष्ट्रीय विरासत पशु को किसको अपनाया गया है? हाथी को। कब अपनाया गया है? 2010 में। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा ये प्रतीक कौन सा है? रुपया। इस रुपया लिखा था कि नहीं? हाँ, हम लोग का जो रुपया का मुद्रा है, ये चिन्ह है, इस तरह से लिखा जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक इस रुपया को 15 जुलाई 2010 को घोषित किया गया है। इस मुद्रा को, इस प्रतीक को कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, यह चिन्ह देवनागरी व रोमन लिपि को मिलाकर के इंजीनियर उदय कुमार ने तैयार किया है। तो इस प्रतीक चिन्ह को, रुपया के प्रतीक चिन्ह को किसने तैयार किया है? उदय कुमार। किसने तैयार किया है? उदय कुमार। ठीक है, यह चिन्ह देवनागरी लिपि और रोमन लिपि को मिलाकर किया गया है। देवनागरी लिपि और रोमन लिपि को मिलाकर किया गया है। देवनागरी लिपि हिंदी का लिपि, देवनागरी लिपि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी को रोमन लिपि में। तो देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों को मिला करके इस प्रतीक का निर्माण किया गया है। किसने तैयार किए हैं? उदय कुमार। उदय कुमार। कब घोषित किया गया इसको राष्ट्रीय प्रतीक? 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010। आगे है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, क्या है? राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा भारत की प्रमुख राजभाषा है। हम लोग संविधान पढ़ेंगे, और उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और 12 अनुसूचियां हैं। उसी में से 343 अनुच्छेद में इसको क्या पढ़ेंगे? पूरा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 343 में क्या बोला गया है? हिंदी जो है राजभाषा होगा। तो राजभाषा कौन है? हिंदी है। ये अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? 343 में। तो भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। आगे राष्ट्रीय पक्षी। आगे क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। सन 1963 में मोर पावो क्रिस्टेटस। 1963 में पावो क्रिस्टेटस, ये है वैज्ञानिक का नाम है। किसका? मोर को। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। तो 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। किसको? मोर को। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, और इसके वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। कब घोषित किया गया? 1963 में। इसके वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ। क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। सन 1972 में बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, इतने ध्यान रखिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। कब घोषित किया गया है? 1972 में। बाघ को राष्ट्रीय पशु रूप में कब घोषित किया गया? 1972 में। इससे पहले बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह था। बाघ कब से हुआ? 1972 से। तो 1972 से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था, और 1972 से बाघ हो गया। अब बाघ के वैज्ञानिक का नाम पैंथेरा टाइग्रिस।
तो भारत का भी राष्ट्रीय पशु बोला जाएगा तो बाघ बोलना है। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। क्या है? कमल। और इसके वैज्ञानिक नाम है नेलिम्बो न्यूसीफेरा। नेलिम्बो न्यूसीफेरा। निलुम्बो न्यूसीफेरा। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय फूल कमल को, राष्ट्रीय फूल है कमल को, इसको राष्ट्रीय फूल के रूप में कब घोषित किया गया? 1950 में। निलुम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। इसके वैज्ञानिक का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम के वैज्ञानिक का नाम है मैंजीफेरा इंडिका को वर्ष 1950 में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। आम को राष्ट्रीय फल के रूप में कब घोषित किया गया? 1950 में। इसके वैज्ञानिक का नाम मैंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसके वैज्ञानिक नाम है पेल्टानिस्टा, प्लेटानिस्टा गंगेटिका। प्लेटानिस्टा गंगेटिका को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। कब घोषित किया गया? 2009 में। क्या है? गंगा डॉल्फिन। कब घोषित किया गया? 2009 में। इसके वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गंगेटिका। ठीक है। और राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। और उसको कब घोषित किया गया था? 2008 में। 2008 में। आगे राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को शक संवत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। ये जो हम लोग को राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है, कौन सा संवत के पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। हम लोग का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। और इसको अपनाया गया कब? 22 मार्च 1957। और इसके अनुसार से प्रथम महीना चैत्र होता है, प्रथम महीना चैत्र, और अंतिम महीना फाल्गुन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार से, राष्ट्रीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार से प्रथम महीना क्या है? चैत्र है, और अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन। आगे आते हैं पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान, इसमें से पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार। आल्फ्रेड नोबेल, कौन नोबेल है? आल्फ्रेड नोबेल। जन्म स्थान स्टॉकहोम, 1833 में। की स्मृति में प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो पहला सवाल हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। पहला सवाल यही निकला कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। और ये किसके स्मृति में दिया जाता है? आल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 से। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। जब शुरुआत किया गया था 1901 में, तो उसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कब? 1901 में। बाद में 1967 से, बाद में 1967 में ये अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा किया गया। और पहली बार दिया गया 1969 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। आज देने का घोषणा कब हुआ? 1967 से कि अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगी। लेकिन पहली बार दिया गया 1969 में। तो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। लेकिन जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। अब 6 क्षेत्रों में कौन कौन है? भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा चिकित्सा शास्त्र, उसके आगे है अर्थव्यवस्था, उसके आगे है साहित्य, और उसके आगे शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या सबको दिया जाता है? नहीं। जो इस क्षेत्र में जो 6 क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसके लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो 6 क्षेत्र का नाम ध्यान रखना है। फिजिक्स, फिजिक्स क्या रखेंगे? फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है। और उसका आगे है चिकित्सा। क्या चाहिए? चिकित्सा। चिकित्सा में मेडिसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडिसिन।
और मेडिसिन किसका पार्ट है? बायोलॉजी का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर सकते हैं। और बायोलॉजी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? चिकित्सा बोलना है। और उसके आगे कौन सा है? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे इसको? अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। उसके आगे है साहित्य, और एक हो गया शांति। याद हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, ठीक है, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। उसके आगे अर्थशास्त्र, उसके आगे साहित्य, उसके आगे शांति। कब से दिया जाता है? 1901 से। लेकिन जब 1901 से दिया जा रहा था, उसमें कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। बाद में किसको शामिल किया गया? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को। नोबेल पुरस्कार की विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा का डिग्री दिया जाता है, स्वीडन की नागरिकता में एक्सटेंशन, तथा 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर, 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर की धनराशि प्रदान की जाती है। ये नए भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उधर जो लाइन लिखा हुआ था उसको पूरा याद करना है, ठीक है। नोट, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 6 क्षेत्र हो गया। 6 क्षेत्र में एक क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार वो दिया जाता है नॉर्वे राजधानी ओस्लो। नॉर्वे राजधानी कहाँ है? ओस्लो। जबकि शेष पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है, और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और नॉर्वे राजधानी कहाँ है? ओस्लो। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। देखिए यहाँ पर नॉर्वे है और यहाँ स्वीडन, दोनों पास में है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, वहां दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। और बाकी जो 5 पुरस्कार हो गया वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। किस राजधानी है? स्वीडन की। किस राजधानी है? स्वीडन की। यहाँ स्वीडन है, यहाँ पर नॉर्वे है। आगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। किस किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है? किस किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है? उसमें देखिए, पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा व्यक्ति है चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीसरा है हरगोविंद खुराना, आगे मदर टेरेसा, आगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उसके आगे अमर्त्य सेन, उसके आगे है वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल, और उससे आगे है आर.के. पचौरी। क्या नाम है? आर.के. पचौरी। उसके आगे है वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण। उसके आगे है कैलाश सत्यार्थी, और उसके आगे अभिजीत बनर्जी। तो इतने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिख देगा एग्जाम में कि इनमें से किसको, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो जिसको जिसको दिया गया है ध्यान रखना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि क्षेत्र लिमिट है। कितना क्षेत्र है? 6 क्षेत्र। तो आपको क्षेत्र भी ध्यान रखना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में कब दिया गया? 1930 में। इसी का नाम है सीवी रमन। सी से चंद्रशेखर, सी से चंद्रशेखर, ठीक है, सीवी रमन। यहाँ पर चंद्रशेखर, बी से वेंकट और आ से रमन। इसको मिलता है भौतिकी क्षेत्र में 1930 में। आगे हरगोविंद खुराना, कौन सा क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। कब मिलता है? 1968। आगे है मदर टेरेसा, कौन सा क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में। कब मिलता है? 1979। क्या पढ़ेंगे? 1979, 89 नहीं पढ़ेंगे, 79। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कौन सा क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। कब दिया जाता है? 1983। आगे है अमर सेन, कौन है? अमर सेन, इसको दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया जाता है? 1998, 1998। वीएस नायपॉल, कौन सा क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया जाता है? 2001 में। फिर से एक बार, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983, अमर सेन को आशा के क्षेत्र में 1998, और वीएस नायपॉल साहित्य के क्षेत्र में 2001, साहित्य के क्षेत्र में 2001। आगे है आर.के. पचौरी शांति क्षेत्र में 2007,
आगे है वेंकट रामा कृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, रसायन के क्षेत्र में 2009। क्या नाम है? वेंकट रमन रामा कृष्णन। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति क्षेत्र में मिला है 2014 में। आगे अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019। अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिलता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम फिर से बार पढ़िए। पहला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीसरा हरगोविंद खुराना, चौथा मदर टेरेसा, पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उसके आगे अमर सेन, उसके आगे BS नायपॉल, इसके आगे RK पचौरी, उसके आगे वेंकट रमन राम कृष्णन, उसके आगे कैलाश सत्यार्थी, उसके आगे अभिजीत बनर्जी। आगे आते हैं पुलित्जर पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। और ये दिया जाता है 1917 से। कब से? 1917 से। और यह दिया जाता है पत्रकारिता में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता में। तो सवाल पूछा जाएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? 1917 में। तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 से होती है। अब पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय, किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार मिला है? उसमें से पहला कौन है? गोविंद बिहारी लाल, दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा गीता आनंद, और उसका आगे है सिद्धार्थ मुखर्जी। इधर नहीं ध्यान रखना है, बस किसको किसको मिला तो ध्यान रखना है। पहले ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादा बार इसी टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में और कब से, ये बहुत कम बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेंगे। पहला मिला है गोविंद बिहारी लाल को, दूसरा व्यक्ति है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है गीता आनंद, और आगे है सिद्धार्थ मुखर्जी, सिद्धार्थ मुखर्जी। यह है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रहेगा, इसका प्रारंभ होता है 1969 में। तो मैन बुकर की शुरुआत कब होती है? 1969 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इसे अंग्रेजी में प्रकाशित या अनुवादित उपन्यास के लिए प्रति 2 वर्षों पर प्रदान किया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और किस भाषा के लिए? अंग्रेजी में। कौन सा भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, अंग्रेजी में प्रकाशित या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। और यह इसका शुरुआत होती है 1969 से। ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? 1969 से, 1969 से। और ये किस भाषा में प्रकाशित होता है? अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यास के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय। कौन कौन भारतीय को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है? ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि यह उपन्यास इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए। इन है, देखिए पहला एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ कीर्ति है। ये जो 5 नाम है, पांचों का नाम और पांचों को पुस्तक रट जाना है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। BS नायपॉल, कौन नायपॉल है? BS नायपॉल का पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट। क्या नाम है? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। याद रहेगा, क्या बोले? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। बोलिए, BS नायपॉल का पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट हो गया। आगे सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी का पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति राय, कौन राय है? अरुंधति राय के पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आगे किरण देसाई, कौन देसाई है?
किरण देसाई का पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आगे है अरविंद अडिगा का पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। तो बताइए कितने व्यक्ति को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? 5। उसमें से पहला वी.एस. नायपॉल, उसके बताइए पुस्तक का नाम इन ए फ्री स्टेट। दूसरा व्यक्ति का नाम है सलमान रशदी, इसका पुस्तक का नाम मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति राय का पुस्तक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, किरण देसाई के पुस्तक का नाम द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। वी.एस. नायपॉल का नाम है वी.एस. नायपॉल, इसके पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट। दूसरा है सलमान रशदी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति राय का पुस्तक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा का द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा गया मिलाने के लिए, दे देगा 4 ऑप्शन, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें दे देगा सामने किसी का किताब लिख देगा, इसका लिख देगा, उसका लिख देगा। ठीक है, और बोलेगा उसमें मिलाने के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस के तृतीय राष्ट्रपति, फिलीपींस के तृतीय राष्ट्रपति का नाम थे रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे क्या नाम था? रेमन मैग्सेसे, उसी के नाम पर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कहाँ के राष्ट्रपति है? फिलीपींस के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? फिलीपींस के राष्ट्रपति। रेमन मैग्सेसे की स्मृति में वर्ष 1958 से प्रदान किया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1958 से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से? 1958 से। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति के? फिलीपींस के राष्ट्रपति। कितने राष्ट्रपति थे? तीसरे। नाम क्या था? रेमन मैग्सेसे। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। कहाँ के व्यक्तियों के? एशिया के व्यक्ति को, एशिया के व्यक्ति को, एशिया महादेश में जितने भी आते हैं देश, उस सबके व्यक्ति को। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? 1958 से। यह इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम है पुरुष का नाम, प्रथम व्यक्ति का नाम है आचार्य विनोबा भावे। हम लोग लुसेंट में भी पढ़ेंगे विविध में कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रथम प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे। आगे है वीरता पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार में पहला पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र किस में आएगा? वीरता पुरस्कार में। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। सेना में जो दिया जाता है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, और उस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। यह सम्मान युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस तथा परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। यह पुरस्कार तीनों सेनाओं के वीरों के समान रूप से दिया जाता है। तीनों सेनाओं करने मतलब है थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक है, तीनों सेनाओं में ये दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा। पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, आगे महावीर चक्र। आगे कौन सा चक्र है? महावीर चक्र। महावीर चक्र से पहले परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ये दिया जाता है, ये देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। शौर्य सम्मान, शौर्य पुरस्कार, सैन्य सम्मान जो लिखा रहेगा। यह सम्मान युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस तथा परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। और इसमें पहला जो दिया गया था, पहला परमवीर चक्र वह दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, आज चलते हैं महावीर चक्र। कौन चक्र है? महावीर चक्र। महावीर चक्र युद्ध के समय वीरता का पदक है। युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों तथा असैनिकों
असाधारण शौर्य तथा वीरता के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र के पश्चात यह द्वितीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, दूसरा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र। ठीक है, दूसरा वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र। आगे है वीर चक्र। कौन चक्र है? वीर चक्र। यह भी युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह समान सैनिकों का असाधारण वीरता या बलिदान हेतु दिया जाता है। तो यहाँ पर वीर चक्र है। वीर चक्र भी यह वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार में पहले पढ़े परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। यह भी युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह समान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान हेतु दिया जाता है। तीसरा है आगे, चौथा है अशोक चक्र। चौथा क्या है? अशोक चक्र। यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। यह भी वीरता सम्मान में लिख देगा इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार में नहीं आता है। तो वीरता पुरस्कार में पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, चौथा अशोक चक्र। यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। यह सम्मान सैनिकों और गैर सैनिकों को दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? इसमें याद करना है। ठीक है, आगे है कीर्ति चक्र। कौन चक्र है? कीर्ति चक्र। यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पदक है। ये भी क्या चीज है? वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार फिर से बोलिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र। कौन चक्र है? कीर्ति चक्र। यह सम्मान सैनिकों तथा गैर सैनिकों को दिया जाता है। आगे है शौर्य चक्र। क्या है? शौर्य चक्र। यह भी शांति के समय दिए जाने वाला वीरता पदक है। यह पुरस्कार सैनिकों तथा गैर सैनिकों को असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार हम लोग पढ़े, पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, चौथा अशोक चक्र, उसके आगे कीर्ति चक्र और उसके आगे शौर्य चक्र। ये सब वीरता पुरस्कार में दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ उनके जन्म दिवस पर 1969 से हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। ठीक है, यह सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में पूरा विश्व में पूछा जाएगा तो ऑस्कर पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर पुरस्कार। लेकिन भारत में पूछा जाएगा, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कब से दिया जा रहा है? 1969 से। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी रोरिक को। प्रथम में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को दिया जाता है 10 लाख रुपये नगद। कितना? 10 लाख रुपये। किसके तहत? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत। अब आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1969। भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहले किसको दिया गया था? देविका रानी रोरी को। ठीक है, आगे आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, है ना। आगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान की 8वीं सूची में शामिल किसी भी भाषा तथा अंग्रेजी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषा? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसी में से किसी भाषा के लिए दिया जाता है और उसमें साथ साथ अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। किसके लिए भी?
अंग्रेजी के लिए भी दिया जाने लगा। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये दिया था। कितना लाख? 11 लाख। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख। ठीक है। संविधान के नोट में लिखा हुआ है, संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी भाषा के ना होते हुए भी वर्ष 2018 में पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 22 भाषाओं में, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा का उल्लेख है, उसमें से अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब? 2018 में। किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया? 1965 में। 58वां, कितना है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा गुलजार को दिया गया। केमा? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा गुलजार को दिया गया। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? चार के क्षेत्र में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। 1965। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। कब? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का। ठीक है। और इसमें जो दिया जाता है किस भाषा के लिए? 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। आगे है सरस्वती सम्मान। कौन सम्मान है? सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह साहित्य पुरस्कार है। तो बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कौन पुरस्कार? सरस्वती पुरस्कार। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आगे यह पुरस्कार इसके बाद छोड़ देना है, इधर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। सरस्वती पुरस्कार का प्रारंभ 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991। प्रथम सरस्वती पुरस्कार हिंदी के साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो प्रथम सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी को। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब से? 1991। किसको दिया गया था? पहला हरिवंश राय बच्चन को। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा। आगे आते हैं व्यास पुरस्कार। कौन पुरस्कार? व्यास पुरस्कार। ये भी किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इसको भी स्टार्ट देने की शुरुआत कब होता है? 1991। तो सरस्वती पुरस्कार भी 1991, व्यास पुरस्कार भी 1991। सरस्वती पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में, व्यास पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा, व्यास पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको छोड़ दीजिएगा, प्रथम पुरस्कार वाला। आगे आते हैं प्रमुख खेल पुरस्कार। अब क्या आते हैं? खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व में नाम क्या था? पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ये क्या चीज है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार। जिस तरह से फिल्म के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार क्या था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पूरा विश्व में फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार। इसी तरह से भारत में यहाँ पर जो खेल रत्न पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका पहला नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है,
यह पुरस्कार में इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए दी जाती है। कितना? 25 लाख। किसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। कितना रुपया? 25 लाख। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1991-92। उसमें इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? 1991-92। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहला व्यक्ति का नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, इसका संबंध किससे है? शतरंज से। विश्वनाथ आनंद है शतरंज से। ठीक है, 2023 में दिया गया है सात्विक साईराज। किसको दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। तो 2023 में किसको किसको दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोनों का संबंध है बैडमिंटन से। दोनों संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में दो लोगों को दिया गया है। एक का नाम है सात्विक साईराज और दूसरा नाम है चिराग शेट्टी। 2024 में 4 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पहला का नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर। ठीक है, दूसरा का नाम है हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। दूसरा का नाम है हरमनप्रीत सिंह। तीसरा नाम है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश। तीसरा का नाम क्या है? डी गुकेश। चौथा का नाम है परवीन कुमार। चौथा नाम क्या है? परवीन कुमार। तो 2024 में 4 लोगों को दिया गया है। उसमें से पहला नाम किसका है? मनु भाकर। दूसरा का नाम है हरमनप्रीत सिंह। तीसरा नाम है डी गुकेश और चौथा का नाम है परवीन कुमार। चारों को लिख लीजिए, क्योंकि इस PDF में भेजेंगे तो उसमें नहीं लिखा हुआ होगा। आप पूछेंगे तो फिर बोलिएगा सर नहीं लिखा हुआ था। मनु भाकर डी गुकेश, चारों नाम लिख लिए। पहला नाम क्या है? मनु भाकर। दूसरा नाम हरमनप्रीत सिंह। तीसरा नाम है डी गुकेश और चौथा है परवीन कुमार। ठीक है, डी गुकेश का संबंध है शतरंज से। कौन सा खेल? शतरंज से। ठीक है, मनु भाकर का संबंध है निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाजी। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। किस संबंधित है? हॉकी से। और परवीन कुमार का संबंध है एथलेटिक्स से। किस संबंधित है? एथलेटिक्स से। ठीक है, एथलेटिक्स से। आगे है अर्जुन पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में 1961 से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये कब से? 1991-92 से। और अर्जुन पुरस्कार 1991 से। 91 बोल दिए, 61 से। और 1991-92 किसका था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितने लाख? 15 लाख। और मेजर ध्यानचंद में 25 लाख। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? बोलिए फिर से। अर्जुन पुरस्कार 1961 कितने लाख? 15 लाख। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 से कितने लाख? 25 लाख। अब पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद। कौन सा खेल के लिए? शतरंज। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 से, ये भी खेल क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण में, क्या बोलेंगे? खेल प्रशिक्षण, मतलब गुरुओं को दिया जाएगा, जो कोच होते हैं। ठीक है, जो खेल सिखाते हैं उसको बोलेंगे खेल प्रशिक्षक। क्या बोलेंगे? खेल प्रशिक्षक। ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार। कब से? 1985 से। यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को निरंतर समय पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ प्रशिक्षकों। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें।
इस पुरस्कार में 15 लाख रुपया, कितना लाख? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख। हो गया। आगे है ध्यानचंद पुरस्कार। एक था मेजर ध्यानचंद, उसका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। और ये क्या है? ध्यानचंद। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में, इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। ठीक है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा किसको दिया जाता है? खेल में। किसको दिया जाता है? खेल में। ये दिया जाता है खेल में। कितना लाख रुपया? 10 लाख। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, मेजर ध्यानचंद 25 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, अर्जुन पुरस्कार 1961 और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 1991-92। आगे आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसकी शुरुआत वर्ष 1956-57 कब किया गया? 1956-57। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब पूछा जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब? 56-57। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। सवाल पूछा गया है कौन सा पुरस्कार विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। सवाल इसी पूछा गया है कि कौन सा ट्रॉफी, इनमें से कौन सा ट्रॉफी विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है। इतना ध्यान रखना है इसका। लिखा हुआ इसमें भारत के प्रमुख संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसका स्थापना होता है 15 अगस्त 1969। ध्यान रहेगा। इसरो क्या नाम है? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। याद रहेगा। आगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या लिखा हुआ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको बोलते हैं डिफेंस, क्या बोलते हैं इसको? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958। कहाँ मुख्यालय? नई दिल्ली। तो पहला इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ 1 जनवरी 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बोलेंगे आरबीआई। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोलेंगे नबार्ड। क्या बोलेंगे? नबार्ड। क्या बोलेंगे? नबार्ड बोलेंगे। ठीक है, नबार्ड बोलेंगे। और इसका स्थापना होता है 12 जुलाई 1982। कब होती है स्थापना? 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ? मुंबई। इसको बोलेंगे नबार्ड। और यह नबार्ड जो है एक वित्त सहायता देने वाला संस्था है। ठीक है, किसको दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण के लिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ये वित्त सहायता प्रदान करने वाला एक संस्था है, उसका नाम है नबार्ड। ये कोई बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन वित्त सहायता प्रदान करता है। इसका स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बोलिए, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली, आरबीआई का मुंबई, नबार्ड का मुंबई। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982। आगे आते हैं सीडीबी। क्या नाम है? सीडीबी, शॉर्ट में सीडीबी। इसको पढ़ेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक, और उसको शॉर्ट में बोलेंगे सीडीबी। क्या बोलेंगे? सीडीबी। इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसका स्थापना होता है 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। आगे इसमें बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय है हैदराबाद, और इसका स्थापना होता है 1999 में। आगे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं सेबी। क्या बोलेंगे? सेबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेबी। इसका मुख्यालय है मुंबई, और इसका स्थापना होता है 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988। किसका? सेबी का। बोलेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, उसका निगरानी कौन करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। आगे आते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और इसका स्थापना होता है 1997। बस 1997 ध्यान रखना है, 1997। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं बीसीसीआई। क्या बोलते हैं? बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928। सिर्फ इसमें ध्यान रखना, 1928। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। तो फिर से बात, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1928। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं तराई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका स्थापना 1997। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय मुंबई, स्थापना डेट के साथ 12 अप्रैल 1988। जिसको बोल रहे हैं डेट के साथ, और डेट के साथ याद कीजिएगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मुख्यालय हैदराबाद, स्थापना 1999। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी, स्थापना 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, 5 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, 15 अगस्त 1969। मुख्यालय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसे बोलते हैं FSSAI, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है। इसका स्थापना होता है 2008 में। सिर्फ इसकी याद कीजिएगा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं नामक प्राधिकरण का मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना होता है 2008 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसका स्थापना होती है 1 सितंबर 1956। डेट के साथ याद करना है, 1 सितंबर 1956। मुख्यालय कहाँ? मुंबई। तो LIC का मुख्यालय मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका स्थापना होता है 1954। कब होता है? 1954। मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई, स्थापना 1954। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे बोलते हैं NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली, स्थापना 1961। NCERT का स्थापना 1961, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे आते हैं विश्व और भारत के प्रमुख संगठन। क्या नाम है? विश्व और भारत के प्रमुख संगठन। एक तरफ दिखा हुआ है नाम, स्थापना और मुख्यालय, ये है राष्ट्र संघ। क्या नाम है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए? राष्ट्र संघ। जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद एक संघ की स्थापना किया गया था, उसका नाम था राष्ट्र संघ। और एक था द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, उसके बाद एक संघ का स्थापना किया गया था, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ है, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ।
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संघ का स्थापना? राष्ट्र संघ का। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रहेगा? देखिए इसमें राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 ईस्वी और इसका मुख्यालय जनेवा, उसमें जनेवा था। ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है इसको। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा और स्थापना 1920 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं यूएनडीपी। क्या बोलेंगे? कभी कभी सिर्फ यूएनडीपी लिखा रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा? यूएनडीपी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और स्थापना होता है 1965 में। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको बोलेंगे यूएनईपी। क्या बोलेंगे? यूएनईपी। इसको बोलेंगे यूएनडीपी, इसको बोलेंगे यूएनईपी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इसका स्थापना होती है डेट के साथ 5 जून 1972। डेट के साथ याद करना है, 5 जून 1972। किसका स्थापना? यूएनईपी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मुख्यालय नैरोबी, मुख्यालय नैरोबी। ये राजधानी है केनिया की। केनिया देश का राजधानी कहाँ है? नैरोबी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। राष्ट्र संघ का स्थापना 1920, मुख्यालय जेनेवा। ये अभी संघ है क्या? नहीं है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यहाँ पर मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1965। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी, स्थापना 5 जून 1972। आप 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस। तो पूछा जाता है पर्यावरण दिवस मनाने का घोषणा कब से हुआ? 5 जून, ये 1972 से। कब से हुआ? 1972। ये क्या, यहाँ पर क्या है? डी, यहाँ पर क्या है? ई। डी रहेगा, विकास कार्यक्रम रहेगा तो ये न्यूयॉर्क, और पर्यावरण कार्यक्रम रहेगा तो नैरोबी। पर्यावरण कार्यक्रम में नैरोबी और विकास कार्यक्रम में न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पर दो याद करना है अभी ने, ये तो खत्म हो गया है। और ध्यान रखना 1920 में स्थापना होता है। ये पूछा गया था सिर्फ स्थापना वर्ष। यूएनडीपी का न्यूयॉर्क, यूएनईपी का नैरोबी। यूएनडीपी का स्थापना 1965, यूएनईपी का 1972। आगे आते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसको बोलेंगे FAO। क्या बोलेंगे? FAO। क्या बोलेंगे? FAO, ठीक है। यहाँ देखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। कहाँ पड़ेगा? रोम। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945, डेट के साथ 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। कब मनाते हैं? 5 जून। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। आगे तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली का। किसकी राजधानी है? इटली का राजधानी है रोम, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना होता है 1919 में। मुख्यालय है जनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा और स्थापना होता है 1919 में। यह है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? यूनेस्को पढ़ेंगे। यूनेस्को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्थापना होता है 1945। कब होता है? 1945। मुख्यालय पेरिस। पेरिस लियोन्स। पेरिस है लियोन्स। तो यहाँ पर लियोन्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? लियोन्स, ठीक है। और लियोन्स ना दिया रहेगा तो पेरिस। आगे आते हैं तो बताइए यूनेस्को का मुख्यालय लियोन्स, पेरिस, स्थापना 1945। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका नाम है WHO। क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना डेट के साथ 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जनेवा। आगे है नाटो। क्या बोले इसको?
नाटो, नाटो है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम का। किसका है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949। नहीं याद कीजिएगा तो सिर्फ 20 याद कीजिए, 1949 एग्जाम में पूछा गया हाल फिलहाल इसका स्थापना वर्ष। नाटो का स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। ठीक है। आगे है आसियान। क्या नाम है? आसियान। आसियान क्या नाम इसका? आसियान। स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। स्थापना 1967। आगे एशियाई विकास बैंक। क्या है? एशियाई विकास बैंक। मुख्यालय मनीला। ज्यादा इसका मुख्यालय पूछा जाता है, ये सबको ज्यादा क्या पूछा जाता है? मुख्यालय। ठीक है। लेकिन इसका स्थापना वर्ष भी याद करना है, बहुत सारा का स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। स्थापना 1966। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला और स्थापना 1966। इसका राजधानी फिलीपींस का राजधानी है। किसका राजधानी है? फिलीपींस का राजधानी मनीला। आगे देखिएगा दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस। इसको बोलेंगे सार्क। क्या बोलेंगे? सार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्क। सार्क बोलेंगे। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। क्या पढ़ेंगे इसको? सार्क। सार्क लिखा देगा दक्षेस या तो सार्क। इसका स्थापना 1985। ये 7-8 दिसंबर, 7-8 दिसंबर इस डेट के साथ याद कीजिएगा। 7-8 दिसंबर 1985। किसका? सार्क का। तो सार्क का मुख्यालय कहां पड़ेगा? काठमांडू। और इसका मुख्यालय, इसका स्थापना 1985, 7-8 दिसंबर 1985। विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलेंगे WTO। क्या बोलेंगे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जनेवा और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995। डेट के साथ याद करना है। WTO का मुख्यालय जनेवा और स्थापना 1 जनवरी 1995। आगे है ओपेक। आगे क्या है? ओपेक। आगे है ओपेक। आगे क्या है? ओपेक। ओपेक का मुख्यालय वियना। वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया का। किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। ये यूरोप महादेश का देश है और इसका स्थापना होता है 1960 में। तो ओपेक का मुख्यालय वियना और स्थापना 1960। आगे संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन। मुख्यालय बीजिंग। बीजिंग राजधानी है किसका? चीन का। चीन का राजधानी बीजिंग। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। और इसका स्थापना होता है 1996 में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग और स्थापना होता है 1996 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसको बोलेंगे IUCN। क्या बोलेंगे? IUCN। इसका स्थापना होता है 1948 और इसका मुख्यालय है ग्लैंड। ग्लैंड पड़ेगा स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड पड़ेगा। ग्लैंड या ग्लांड लिखा रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका मुख्यालय ग्लांड या ग्लैंड, आई पड़ता है स्विट्जरलैंड का एक शहर है और इसका स्थापना होता है 1948। आगे रेड क्रॉस। क्या नाम है? रेड क्रॉस। क्या नाम है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का स्थापना 1863। मुख्यालय जनेवा। जनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। ये जनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? बर्न। यहाँ पर रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा। ठीक है। स्थापना 1863। IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्थापना 1948। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग। स्थापना 1996। ओपेक का वियना। स्थापना 1960। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जनेवा। स्थापना 1 जनवरी 1995। दक्षेस या तो सार्क। क्या था? दक्षेस या सार्क। स्थापना 1985, 7-8 दिसंबर। मुख्यालय काठमांडू। एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला और स्थापना 1966। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम लिखा हुआ है सीमांत गांधी। क्या लिखा हुआ है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
खान अब्दुल गफर खां को। खान अब्दुल गफर खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। इंग्लिश में लिखा रहेगा फ्रंटियर गांधी। क्या लिखा रहेगा? फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी लिखा रहे या तो फिर सीमांत गांधी लिखा रहे। किसे कहेंगे? खान अब्दुल गफर खां को कहेंगे। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। ठीक है। बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। वायु वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। वायु वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। तो शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। ठीक है। यहाँ पर पहला सीमांत गांधी। पहले क्या है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफर खां। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। वायु वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। और आगे है बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। आगे है आंध्र केसरी। आगे क्या है? आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान। शेख है मुजीबर रहमान। ठीक है। बंगबंधु कहा जाता है शेख है मुजीबर रहमान। देश बंधु चितरंजन दास। देश बंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास। दीन बंधु CF एंड्रोज। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रोज। दीन बंधु CF एंड्रोज। देखो ये है देश बंधु। ये क्या है? देश बंधु। देश बंधु चितरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रोज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। आगे जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। राजर्षि क्या? ये राजर्षि किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राजर्षि कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। आगे गुरुदेव क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिर से एक बार आंध्र केसरी टी प्रकाशम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान। आगे देश बंधु चितरंजन दास। दीन बंधु CF एंड्रोज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। आगे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और आगे है नीचे गुरुदेव। क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला कहा जाता है। बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबर रहमान को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास को। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रोज को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री। राजर्षि किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक है। और गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। वायु ब्रिज पुरुष है दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब आगे आइए। गुरुजी, ये क्या है? गुरुजी। गुरुजी किसे कहा जाता है? एमएस गोलवलकर को। एमएस गोलवलकर को क्या कहा जाता है? गुरुजी। राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या बताएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन को। अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन को। सुपर किट किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइड। सुपर किट किसे कहता है? क्लाइव लाइड। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। देश प्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहता है? घोंडीराज गोविंद फाल्के। भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है घोंडीराज गोविंद फाल्के। गुरुजी किसे कहा जाता है? एमएस गोलवलकर को। एमएस गोलवलकर को। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यही बने थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्पेरो किसे कहा जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह कहता है स्पेरो। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामाना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन को। अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन को। सुपर किट किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइड। क्लाइव लाइड। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। देश प्रिय किसे कहा जाता है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को। भारतीय फिल्मों के पितामह घोंडीराज गोविंद फाल्के। भारतीय फिल्मों पितामह कहा जाता है घोंडीराज गोविंद फाल्के। गुरुजी कहा जाता है एमएस गोलवलकर को। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन। सुपर किट क्लाइव लायड। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। भारतीय फिल्मों पितामह घोंडीराज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है ग्लेडस्टोन को। मैडर्न क्वीन किसे कहा जाता है? मैडर्न क्वीन कहा जाता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इसको क्या पढ़ेंगे? द्वितीय। मैडर्न क्वीन कहा जाता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजाराम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजाराम मोहन राय। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजाराम मोहन राय। मैडर्न क्वीन कहते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। और विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम।
ठीक है। और विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। अजात शत्रु क्या नाम है? अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले क्या था? देश रत्न। देश रत्न भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जवाहरलाल नेहरू। चाचा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? श्री चंद्रशेखर को। युवा तुर्क कहा जाता है श्री चंद्रशेखर को। ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। ताऊ कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट। माता बसंत कहा जाता है एनी बेसेंट। भारत को किला सरोजिनी नायडू। भारत को किला कहा जाता है सरोजिनी नायडू। स्वर को किला लता मंगेशकर। तो यहाँ पर भारत को किला सरोजिनी नायडू और स्वर को किला लता मंगेशकर। ठीक है। देखो फिर से आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर। चंद्रशेखर याद नहीं, श्री चंद्रशेखर। ताऊ चौधरी देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, माता बसंत एनी बेसेंट, भारत को किला सरोजिनी नायडू, स्वर को किला लता मंगेशकर। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, ताऊ चौधरी देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, माता बसंत एनी बेसेंट, भारत को किला सरोजिनी नायडू, स्वर को किला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। आगे है उड़न परी। क्या नाम है? उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। किसे कहा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है क्योंकि पायोली गांव की थी, केरल की पायोली गांव की, इसलिए से पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। किसे? पीटी उषा को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, माता बसंत एनी बेसेंट और निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, गुरुदेव भी रविन्द्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार को वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। तोता ए हिंद अमीर खुसरो। बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारतीय मैकियावेली चाणक्य। भारतीय मैकियावेली किसे कहता है? चाणक्य को। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव। फिर से बात, उड़न परी पायलट एक्सप्रेस पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता हिंद आमिर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारतीय मैकियावेली चाणक्य, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। पीटी उषा बोले थे ना। उड़न परी पायलट एक्सप्रेस किसे कहता है? पीटी उषा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर या टैगोर जो लिखा रहेगा। ठीक है। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता हिंद आमिर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारतीय मैकियावेली चाणक्य, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। आगे है लिटिल मास्टर। क्या है? लिटिल मास्टर। किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी जादूगर ध्यानचंद। हॉकी जादूगर ध्यानचंद। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर। फ्यूरर किसे कहते हैं? एडोल्फ हिटलर। फ्यूरर मतलब होता है नेता। क्या होता है? नेता।
वार ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। वार ऑफ एवन किसको कहते हैं? विलियम शेक्सपियर को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास। गुजरात के जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज को। ठीक है, गुजरात के जनक कहा जाता है रविशंकर महाराज को। रविशंकर महाराज को। भारतीय इतिहास के निरपेय निर्माता। भारतीय इतिहास के निरपेय निर्माता कौन हो जाएंगे? यहाँ पर सैयद बंधु। ये निर्माता यहाँ नहीं होगा, निर्माता यहाँ होगा। भारतीय इतिहास के निर्माता सैयद बंधु। क्या जाएगा? सैयद बंधु। आगे, महात्मा गांधी पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। फिर से बार लिटिल मास्टर, स्वयं गावस्कर, हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, वार ऑफ हेवन विलियम शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, गुजरात के जनक रविशंकर महाराज, भारतीय इतिहास के निर्माता सैयद बंधु और महात्मा गांधी पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। आगे है लिटिल कारपोरल। क्या नाम है? लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ये सब व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में। ठीक है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोएफरी चासर को। जोएफरी चासर को। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं जोएफरी चासर को। मेयर ऑफ ऑलियंस छोड़ देगा, इसको छोड़ देंगे। आगे लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लाल बाल पाल से क्या समझते हैं? लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इसे तिगड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? तिगड़ी। यह सवाल में पूछा गया था, इनमें से तीन का नाम एक साथ लिया जाता है, इनमें से किसका नाम नहीं लिया जाता है? तो जिसका जिसका एक साथ लिया जाता है उसको ध्यान रखना है। चार ऑप्शन में एक ऐसा नाम दिया जाएगा, ये तीनों से हट के दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें टिक लगाना है। सवाल पूछा गया इसी तरह से, इनमें से कौन तीन ग्रुप में आते हैं, इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो लाल बाल पाल एक साथ नाम लिया जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये सब गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है, इस सब के बारे में, लाल बाल पाल के बारे में। तो लिटिल कारपोरल किसे कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोएफरी चासर को। ठीक है, आगे लाल से लाला लाजपत राय, पाल से गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इस तरह से आपका एक टॉपिक समाप्त होता है। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। किस व्यक्ति को किस उपनाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ें।